जरा इमेजिन करो दोस्तों, एक समय था जब सब कुछ खत्म हो गया था। बड़े शहर वीरान हो गए थे, बाजार बंद हो गए थे, राज्य बिखर गए थे। हड़प्पन सभ्यता का वो दौर चला गया था जिसे हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं। लेकिन फिर एक नई सुबह हुई, एक नए दौर की शुरुआत हुई जहां जनपदों ने जन्म लिया, महाजनपदों ने अपनी शान दिखाई, लोहे के औजार चमक उठे और नए शहरों में बाजार फिर से सजने लगे। ये था भारत का सेकंड अर्बनाइजेशन। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ हमारे इतिहास में लिखी गई बल्कि आज भी जिसमें हम जी रहे हैं। गंगा के किनारे उगती फसलें, तिलों से गिरे राजधानी शहर, पंच्ड मार्क सिक्कों की छन छन और सभाओं में होती चर्चाएं, ये सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसा युग जो सिर्फ समझने का नहीं बल्कि महसूस करने का है। तो तैयार हो जाइए एक सफर पर निकलने के लिए जहां राजनीतिक सोच का बीज बोया गया, शहरों ने नई रोशनी देखी और भारत ने एक नई पहचान पाई। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये है एक नई शुरुआत की दास्तान और इस चैप्टर की कहानी का हर किरदार आपको हैरान भी करेगा और गर्व से भी भरेगा। तो शुरू करते हैं ये रोचक और रोमांचक यात्रा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 4 न्यू बिगिनिंग्स सिटीज एंड स्टेट्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं, जैसे भारत के सेकंड अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है, जनपद और महाजनपद प्राचीन भारत की अर्ली हिस्ट्री में इतने इम्पोर्टेंट क्यों माने जाते हैं, इन राज्यों ने किस प्रकार का गवर्नेंस सिस्टम डेवलप किया था। फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट होता है कौटिल्य की एक पावरफुल कोट से। वो अपनी बुक अर्थशास्त्र में कहते हैं, किंगडम या राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि राजधानी और सीमा पर बने टाउन्स को मजबूत किलों से घेरा जाए। जमीन ऐसी हो जो सिर्फ अपने लोगों का नहीं बल्कि मुसीबत के समय बाहर से आने वालों का भी ध्यान रखे। राज्य सुंदर हो, जहां उपजाऊ जमीन हो, माइंस हो, लकड़ी के लिए जंगल हो, हाथियों के वन और चारे से भरे चरागाह हो, पानी के लिए सिर्फ बारिश पर डिपेंड ना हो और अच्छे रोड्स और नदी जल मार्ग हो। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी प्रोडक्टिव मींस उत्पादक हो, जहां अलग अलग सामान यानी कमोडिटीज अवेलेबल हो। दोस्तों सोचिए, एक समय था जब हड़प्पन या सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे हम भारत का फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल बिखर गई थी। शहर छोड़ दिए गए थे, लोग गांव की तरफ लौट गए थे और बड़े राज्य टूट चुके थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे एलिमेंट्स जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बिजी मार्केट्स, लिखने का सिस्टम, सैनिटेशन और एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ गायब हो चुका था। 1000 साल तक अर्बन लाइफ इंडिया से लगभग गायब हो गई थी। लेकिन फिर एक नए युग का आरंभ हुआ जिसे हम कहते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन। ये नया फेज शुरू हुआ गंगा प्लेन से, जहाँ की फर्टाइल जमीन ने नए शहर बनाने में मदद की। ये शहर सिर्फ खेती और ट्रेड के लिए नहीं बल्कि नए राज्यों के लिए भी बेस बन गए। हम इस नए अर्बनाइजेशन के बारे में कैसे जानते हैं? 2 मेजर सोर्सेज हैं, एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो खुदाइयों से मिला है और दूसरा एंशिएंट लिटरेचर जैसे वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जिसमें नए शहरों का जिक्र है। ये सेकंड अर्बनाइजेशन अब तक चला आ रहा है और इसी पर आधारित है हमारा ये चैप्टर। तो दोस्तों, इस रोमांचक और ज्ञान से भरी वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत के इतिहास के उन पहलुओं तक जो न सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे बल्कि आपको एक प्राउड भारतीय बनने का एहसास भी दिलाएंगे। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ मॉडर्न भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके बीज तो जनपद और महाजनपद के युग में ही बोए जा चुके थे। और जनपद में होती थी एक असेंबली या काउंसिल जिसे सभा या समिति कहा जाता था, जहां परिवार या क्लैन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की जाती थी। राजा भी बिना उनकी सलाह के फैसला नहीं ले सकता था। कई जगह तो ये भी होता था कि अगर राजा अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो उसे हटा भी दिया जाता था। महाजनपद जैसे वज्जी और मल्ला पूरी तरह से डेमोक्रेटिक थे, जहां लोग वोट करके अपने राजा तक चुनते थे। ये था भारत अर्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो दुनिया के सबसे पुराने रिपब्लिक में से एक माना जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां 16 महाजनपद दिखाए गए हैं और दूसरी इमेज है कौशाम्बी के रुइंस की, जो वत्स महाजनपद की कैपिटल थी।
ये सब सबूत है कि भारत की पॉलिटिकल थिंकिंग और प्लानिंग हजारों साल पहले भी कितनी एडवांस थी। मोर इनोवेशंस। दोस्तों, जनपद और महाजनपद का समय सिर्फ नए राज्यों का नहीं था, बल्कि नए बदलावों का भी था। इस दौर में नए धर्म जैसे बौद्ध, जैन और वैदिक सोच ने जन्म लिया। इनके संत और विद्वान लोग देश भर घूमकर अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचाते थे। कला और संस्कृति भी नए रूप में उभर कर सामने आई। इस समय एक बड़ा बदलाव हुआ लोहा यानी आयरन के इस्तेमाल में। पहले लोग तांबा यानी कॉपर और पीतल यानी ब्रोंज का यूज करते थे, लेकिन अब लोहा ज्यादा चलने लगा। लोहे के औजार यानी टूल्स ने खेती को आसान बनाया और लोहे के हथियार जैसे तलवार, भाला, तीर और ढाल ने सेना को ज्यादा ताकतवर बना दिया। कभी कभी पड़ोसी राज्यों के बीच युद्ध भी होते थे और कभी कभी दोस्ती भी होती थी। इन्हीं से नए राज्य और साम्राज्य यानी एम्पायर्स बनने लगे। एक और नई चीज आई, सिक्के यानी कॉइन्स। जब व्यापार बढ़ने लगा तो लोगों ने पहली बार चांदी के सिक्के बनाना शुरू किया। इन पर निशान पंच किए जाते थे, इसीलिए इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा गया। बाद में तांबा, सोना और दूसरे धातुओं के सिक्के भी बनने लगे। हर महाजनपद अपने सिक्के बनाता था, लेकिन व्यापार के लिए सभी राज्यों के सिक्के चलते थे। ये सब दिखाता है कि ये समय सोच, कला, तकनीक और व्यापार के लिए एक नए युग की शुरुआत था। द वर्ना जाति सिस्टम। दोस्तों, जैसे जैसे सभ्यता यानी सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, समाज भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। अलग अलग काम के लिए लोग अलग अलग ग्रुप में बंटते गए, जैसे गवर्नेंस, शिक्षा, धर्म, व्यापार, कला, कृषि और शिल्प कला। आइडियल यानी अच्छे समाज में ये सब ग्रुप्स एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन अक्सर ये भेदभाव और असमानता यानी इनइक्वालिटी को भी जन्म देते हैं। कुछ लोग ज्यादा धन, शक्ति या प्रभाव हासिल कर लेते हैं। भारत में समाज को दो मेन पार्ट्स में बांटा गया था, जाति और वर्णा। जाति का मतलब होता था एक ऐसी समुदाय यानी कम्युनिटी जिसके पास कोई विशेष कौशल या पेशा होता था, जैसे कृषि, व्यापार, लोहा बनाना, कपड़े बुनना या किसी कला से जुड़ा काम। ये कौशल अक्सर जनरेशन से जनरेशन तक चलते रहते थे। कई बार एक जाति के अंदर भी सब जाति होती थी, जिनके अपने शादी विवाह, भोजन और रीति रिवाज होते थे। दूसरी तरफ था वर्णा, जो वैदिक समय से आया हुआ एक सिस्टम था। इसमें 4 वर्णा थे। ब्राह्मण, जो ज्ञान और धार्मिक क्रियाओं से जुड़े होते थे। क्षत्रिय, जो समाज और देश की रक्षा करते थे। वैश्य, जो धन कमाते थे व्यापार, कृषि या बिजनेस से। और शूद्र, जो कला, शिल्प कला और सेवा के काम में जुड़े होते थे। वर्णा और जाति सिस्टम एक तरफ समाज को ऑर्गेनाइज करता था, लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी असमानता भी बढ़ाता था। आगे की क्लासेस में हम इस सिस्टम के और पहलुओं को और गहराई से समझेंगे। दोस्तों, शुरू के समय में वर्ण जाति सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। अगर जरूरत पड़ती थी तो लोग अपना काम बदल लेते थे। जैसे अगर कहीं सूखा या कोई नेचुरल कैलेमिटी मींस प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान अपने गांव से शहर शिफ्ट होकर नए ऑक्यूपेशंस चूज कर लिया करते थे। कभी कभी तो ब्राह्मण्स भी व्यापार या मिलिट्री जैसे काम करते थे। इस फ्लेक्सिबल सिस्टम ने सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दिया, जिससे सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रही। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये सिस्टम धीरे धीरे रिजिड यानी कठोर होता गया। कुछ जातियों के साथ इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। कुछ सिस्टम से उन्हें बाहर भी निकाल दिया गया। स्कॉलर्स का मानना है कि पहले ये सिस्टम ज्यादा ओपन और संवेदनशील था, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान ये और भी ज्यादा कठिन बन गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वर्ण जाति सिस्टम एक पार्ट था हमारी सोसाइटी का। भारत में और भी बहुत से आइडियाज और ट्रेडिशंस थे जो समाज को शेप देते थे। उन सबको हम आगे के चैप्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस वाले पार्ट में। दोस्तों, जैसे जैसे फर्स्ट मिलेनियम BCE का दौर शुरू हुआ, भारत के अलग अलग रीजन्स में भी नए बदलाव होने लगे। देश में कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स यानी रास्ते डेवलप हुए जो लोगों ने व्यापार यानी ट्रेड, यात्रा यानी पिलग्रिमेज और सेना के कैंपेन्स यानी मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए यूज किए।
दो फेमस रूट्स थे, उत्तरापथ जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को गंगा वैली से जोड़ता था, और दक्षिण पथ जो प्रयागराज के पास से स्टार्ट होता था और विंध्या पहाड़ों को पार करता हुआ साउथ तक जाता था। इन्हीं रूट्स के आसपास नई सिटीज भी बनने लगी। ईस्ट इंडिया में एक मेजर सिटी थी शिशुपालगढ़, जो आज के भुवनेश्वर के पास है, जहां एक प्रॉपर स्क्वायर सिटी प्लान, स्ट्रॉन्ग फोर्ट वॉल्स और ब्रॉड स्ट्रीट्स मिलती हैं। ये दिखाता है कि एंशंट इंडिया में भी प्लानिंग और सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाता था। साउथ इंडिया में भी नए डेवलपमेंट्स होने लगे। कोडुमनाल यानी तमिलनाडु जैसे प्लेसेस में लोग शेल्स और जेमस्टोन से ज्वेलरी और टूल्स बनाते थे। ये सब एक्सकेवेशंस यानी खुदाई में मिला है, जो बताता है कि कॉमर्स यानी व्यापार उस दौर में भी एक्टिव था। इसी दौरान तमिल साहित्य यानी लिटरेचर में 3 शक्तिशाली राज्यों का जिक्र मिलता है, चोलास, चेरास और पांड्यास। साउथ इंडिया में गोल्ड, स्पाइसेस और स्टोन्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज थे, जिनका ट्रेड न सिर्फ भारत के अलग रीजन्स में बल्कि सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया तक होता था। बाय 300 to 200 BCE पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक तरह से कनेक्टेड रीजन बन गया था, जहां गुड्स और कल्चर रीजन से रीजन ट्रैवल करते थे। ये वही समय था जब महाजनपद धीरे धीरे खत्म होने लगे थे और एक नया युग शुरू हुआ, जो फ्यूचर में एम्पायर्स यानी साम्राज्य के फॉर्मेशन का बेस बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हर नई वीडियो तुरंत मिल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।